हेलो बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, जो मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है। मान लीजिए कि किसी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स F(E)xt लिख दिया है मैंने, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां रेट ऑफ चेंज आए, ठीक है, वहां अपने आप समझ लीजिएगा कि बाय dt होगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो मोमेंटम में बदलाव होगा वो ऑलवेज उसी डायरेक्शन में होगा, हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसी डायरेक्शन में जो है मोमेंटम में चेंजेस होंगे, उसी दिशा में। अब मोमेंट अगर चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, इसका मतलब है कि हम उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया कि जो मोमेंट में चेंज होने का रेट है, अर्थात इसको dp/dt कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्सटर्नल फोर्स के। दूसरा, जो चेंज का डायरेक्शन होगा, जो मोमेंटम में चेंज होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो उधर ही होगा जिधर अपना एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे। और तीसरा, मूवमेंट अगर चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस बॉडी पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया है। तो ऐसे इसका डेरिवेशन देखते हैं। मैंने जैसा कहा कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, यानी dp/dt, ये भी वेक्टर है। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को लगाएं, हटाएंगे, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट देते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई? कितना ले लिया हमने? 1, यानी यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? dp/dt। अब देखिए, मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, हमने मोमेंटम की जगह m भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, अर्थात हम इसको लिखेंगे m dv/dt। और ये dv/dt ही तो अपना एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब हम किसी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे उसी मैग्नीट्यूड के साथ लेकिन विपरीत दिशा में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने बॉल फेंका किसी वॉल पे, तो वो बॉल जो है उसी फोर्स के साथ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हमारे साइड तरफ, हमारे हाथों में वापस आ जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जब हम किसी सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, हम इधर बढ़ रहे हैं, तो सरफेस के द्वारा एक जो है ऑलरेडी बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और इसी दोनों को, मान लीजिए कि ये स्मॉल f है और ये कैपिटल F है, ठीक है, और इसी पेयर को एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक, और ये एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है वो एक ही समय होगा, सेम टाइम। जिस समय हम आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगाएंगे, उसी समय, ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
मिलते हैं कल।